नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत के स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है और भारत पूरी तरह से आज़ाद होता है, और उसी के साथ साथ भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में होता है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह और किन परिस्थितियों में भारत के संविधान का निर्माण होता है, उसको हम चरणबद्ध तरीके से देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, भारत के इतिहास में सर्वप्रथम माना जाता है कि 1934 में सर एम.एन. राय, जो भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम भारत में संविधान के लिए संविधान सभा की मांग की। उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका निर्माण 1885 में होता है, उसमें काफ़ी बड़े विद्वान और नेता होते हैं, जो 1935 में भारत के इन्हीं नेताओं द्वारा, या कह सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा, पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। लेकिन इस पे भी कुछ खास प्रक्रिया ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं देखने को मिलती है। फिर इसके बाद 1938 में हम देखते हैं, ये 1935 में कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, और उसमें आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की जाती है। 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रस्ताव करते हैं और कहते हैं कि भारत में एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण होगा जिसके सदस्यों का चुनाव जो होगा वो वयस्क मताधिकार के द्वारा सदस्य उसके चुने जाएंगे। लेकिन इसको भी इस व्यावहारिक रूप में देखने को नहीं मिला। लेकिन ये बात एकदम सत्य है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको सैद्धांतिक रूप में इसकी स्वीकृति ब्रिटिश सरकार द्वारा दे दी जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की आज़ादी से ठीक पहले जो भारतीय संवैधानिक सुधारों के अंतर्गत उसको माना जाता था 1946 में। उसके पहले हम देखते हैं 1938 के बाद ही 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, चूँकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है और भारतीयों का सहयोग एकदम नितांत आवश्यकता होती है भारतीयों के सहयोग की द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इसलिए 1940 का अगस्त प्रस्ताव आता है और इसमें भारत को डोमिनियन राज्य देने की चर्चा की जाती है। लेकिन भारतीयों द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाता है और इसको खारिज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीयों की अब इच्छा थी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, इससे कम हम बिल्कुल भी हमको मान्य नहीं है। इसलिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और 1946 में कैबिनेट मिशन। ये एक बड़ा परिवर्तन था। भारत में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आता है और इसी के सुझावों और प्रस्तावों के तहत भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होता है 1946 में ही। और इसके लिए बाकायदा जुलाई अगस्त के महीने में चुनाव करवाए जाते हैं
और उस चुनाव के दौरान जो भी घटनाक्रम, प्रमुख घटनाक्रम है, जो अलग अलग दलों और उनको मिलने वाली सीटों का जो इतिहास है, जो क्रम है, उसको यहाँ पर हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके फैक्ट जो है और इसके जो कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए हम उनके सदस्यों का जिक्र करेंगे यहाँ पे। कैबिनेट मिशन के सदस्य, कैबिनेट मिशन के प्रमुख सदस्यों में 3 सदस्य थे। लॉर्ड कैबिनेट मिशन के प्रमुख जो 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, ये लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो थे वो राज्य सचिव थे। ये स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापारिक मामलों के अध्यक्ष थे। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर नौवहन मंत्री। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप याद करेंगे, ठीक है। ये थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर किस तरह से चुनाव होते हैं। जुलाई अगस्त के महीने में इसी के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव पर हम जानते हैं कि नवंबर 1946 में एक संविधान सभा का गठन होता है, जो आगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके लिए जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं। अब कैबिनेट मिशन एवं संविधान सभा के लिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों एवं प्रस्तावों के तहत संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों को चुना जाना था। 389 सदस्यों को चुना जाना था, जिसमें भी यह भी बिल्कुल पूर्णतः डिसाइड था कि ये 389 सदस्य किस प्रकार चुने जाएंगे। जैसे इसमें 296 जो सदस्य होने थे वो ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश भारतीय राज्य था उसके प्रांतों से, और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से चुने जाने थे। देसी रियासतों से चुने जाने थे। इसमें भी 292 सदस्य जो 11 गवर्नर प्रांत थे उसमें से चुने जाने थे, और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर के प्रांतों से चुने जाने थे। और इस चीफ कमिश्नर प्रांतों में से प्रत्येक में से एक सदस्य, और कुल 389 सदस्य, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और हम देखते हैं कि चूंकि ये 296 सदस्यों का चुनाव होना था, और हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहे गए, जो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, उन्होंने कहा था कि भारत में जो संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा होगा। लेकिन
वो चीज़ें यहाँ पे पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई और इनका जो निर्वाचन था, इन सदस्यों का जो 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, ये अप्रत्यक्ष रूप से ये जो गवर्नर प्रांत थे, यहाँ पर जो प्रांत थे, इनके द्वारा चुने गए जो लोग थे, प्रत्येक गवर्नर में जो भी विधानमंडल थे उनके द्वारा चुने गए लोग जो संविधान सभा में गए। तो अर्थात आज हम लोग जानते हैं कि इस तरह से राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का, उसी तरह सेम प्रोसेस जो वो था, उसी प्रोसीजर के तहत यहाँ पर ये सदस्य चुने गए और एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर तो 296 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, तो इस तरह हम देखते हैं कि लगभग आधे से ज़्यादा 3/4 हिस्से जो थे उसमें जो है इन सदस्यों का चुनाव के आधार पर इनको भेजा गया। और वहीं जो 93 देसी रियासतें थी, इन सदस्यों का जो चुनाव था, इनको इन देसी रियासतों के जो प्रमुख थे वो इनको उन्होंने नियुक्त किया। इस तरह हम देखते हैं कि लगभग आधी संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित रूप से गए और आधी लगभग और सदस्य जो बाकी सदस्य थे उनका चयन जो है एक तरह से नामांकित किया गया, उन लोगों को नामांकित किया गया। जिस तरह से आज हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में और लोकसभा में भी अब वो अनुच्छेद 331 अब हटा दिया गया है, नहीं तो अभी तक राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी दोनों जगह कुछ सदस्यों का नामांकन किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं 296 जो सदस्य थे उनका चुनाव होता है, जिसमें 208 सदस्य जो है वो कांग्रेस के विजयी होते हैं और 73 सदस्य मुस्लिम लीग। ये अलग लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, पूरे भारतीय क्षेत्र के ही लोग थे, लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी और इसके कुछ प्रमुख नेताओं की जो अलग मांगे थी और बीच बीच में उससे काफ़ी कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार और इनके बीच जो है काफ़ी विवाद भी रहे, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि इन्होंने मिलकर चुनाव में हिस्सा लिया। बाद में हालांकि ये सहयोगात्मक रवैये से काम इन्होंने नहीं किया और लास्ट में फिर अलग हो जाते हैं। उसके पहले तक हम देखते हैं कि 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे और जो 15 सदस्य थे वो कुछ छोटे दल एवं कुछ स्वतंत्र सदस्य थे। इस तरह से संविधान सभा, ये लोग जो थे संविधान सभा में शामिल होते हैं। हालांकि जो ये 93 सीटें थी ये देसी रियासतों से आने थे, लेकिन किसी कारणवश ये शामिल नहीं हो सके और इतने ही लोग लगभग 200 हम देखते हैं कि इन 93 सदस्य तो ये इसमें शामिल नहीं हुए और लगभग 296 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट होती हैं और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको ये पद देने के पीछे कारण है क्योंकि उस समय जो है फ्रांस में ये सिस्टम लागू था कि वहाँ पर जो सभा का वरिष्ठतम सदस्य होता था उसको अध्यक्ष के रूप में चयनित कर लिया जाता था और वहीं से प्रेरणा लेकर के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम बैठक का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। अब इसके बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और वहीं से हम देखते हैं कि उस ऐतिहासिक प्रस्ताव में वो जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है उसी से आगे चल करके हमारी जो मूल रूप से आज की प्रस्तावना है उससे काफ़ी कुछ लिया गया है। और पूरा अगर आप उद्देश्य प्रस्ताव देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमारी प्रस्तावना कुछ छोटी है। हम देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाता है उसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है और उसके बाद संविधान सभा की बैठकें होती हैं। और इतने बड़े संविधान को चूँकि निर्माण करना था, इतना बड़ा भारत का भूभाग था और इतनी सारी जटिलता, इतनी सारी विविधता थी और उस सबको समेट कर भारतीय एकता को लेकर के चलना था, तो चूँकि समस्याएं थी, इसलिए इसके लिए कई सारी छोटी एवं बड़ी समितियां, कमेटीज जो है गठित की गई, जिसमें से कुछ प्रमुख समितियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो कुछ बड़ी समितियां थी जिसमें संघ शक्ति समिति, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप जानते हैं कि ये सबसे संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। क्यों? क्योंकि यही ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इसी से संविधान सभा को आगे सारी कमेटियों, सभी सुझाव थे, जो भी संशोधन थे, सबको मिला करके इसी के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। और वहीं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले की जो अध्यक्षता कर रहे थे उसकी सरदार पटेल। नियम समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो भी नियम कानून जो होंगे संविधान सभा का अध्यक्ष ही देखेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कुछ बड़ी कमेटियां थी, बड़ी समितियां थी, जिसकी प्रमुख जो विशेषज्ञ थे, जो प्रभावी लोग थे संविधान सभा के, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और इस तरह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और कई प्रमुख बैठकें हुई, कई संशोधन प्रस्ताव पारित हुए, कई बार बहस हुई संविधान बनाने के प्रक्रिया के दौरान। और हम देखते हैं कि संविधान सभा एक साथ सिर्फ यही नहीं कर रही थी, संविधान सभा का निर्माण ही नहीं हो रहा था, चूँकि ब्रिटिश सरकार यहाँ से जा चुकी थी, उनके अधिकारी जा चुके थे, जो भी गवर्नर थे, वायसराय थे, जो भारत सचिव थे, सब जा चुके थे। तो अब भारत के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी थी, सिर्फ संविधान निर्माण ही नहीं था, बल्कि जो आम नियम कानूनों को लागू करना था, उसको भी लागू करने के लिए काम जो था वो मुख्य यही संविधान सभा ही कर रही थी। तो हम देखेंगे कि इसके जो दो प्रमुख काम थे, जो कि 1950 या 26 नवंबर 1949 के संविधान लागू होने से पहले तक और 1951-52 के आम चुनावों के पहले तक यही संविधान सभा किस तरह से भारतीय अंतरिम संसद के रूप में भारत के लिए नियम एवं कानून को बनाती है। तो संविधान सभा, हम देखते हैं कि संविधान सभा के दो कार्य थे, दो कार्य कर रही थी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि ये दोनों कार्य संविधान सभा एक साथ नहीं करती थी, बल्कि अलग अलग करती थी। एक समय में जब यह संविधान निर्माण का कार्य कर रही होती थी, संविधान निर्माण का कार्य कर रही होती थी, तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब यह विधायिका के रूप में कार्य आम कानून बना रही होती थी, तब आज जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसी तरह से, ठीक उसी तरह,
और उस समय ये राष्ट्रपति का काम कर रहे थे और ये लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। फिर बाद में ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि संविधान सभा जो है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ, संविधान सभा एक साथ दो कार्य कर रही होती है। एक, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जब संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही होती है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते हैं, और जब विधायिका के रूप में यही संविधान सभा कार्य करती है और आम नियम कानून बनाती है तब जीवी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते हैं। इस तरह कई प्रस्तावों हम देखते हैं कि कई प्रस्तावों, नियमों एवं संशोधनों के बाद अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जिसके लिए प्रमुख रूप से जो है देखते हैं कि कैसे प्रारूप समिति अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम उसके कुछ सदस्यों, उसके जो 7 सदस्य थे उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम्स में उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के कौन कौन से सदस्य थे या कौन सदस्य नहीं थे। 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछ लिया कि इसमें कौन से सदस्य थे या पूछ लिया कि कौन सा सदस्य नहीं था, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर देते हैं। पहले सदस्य थे, हम सबको मालूम है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ये इस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। मोहम्मद सादुल्लाह। टी कृष्णाचारी। गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। डॉक्टर KM मुंशी। KM मुंशी। KM मुंशी। N माधवराव। N माधवराव। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इनको आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि ये कई बार पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, हम देखते हैं कि 26 नवंबर
1949 को संविधान पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है और इसी दिन इस पे जो कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्य जो मौजूद होते हैं उस दिन, वो सभी इस पे हस्ताक्षर करते हैं और संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित और उसको अपना लिया जाता है। 3 चीज़ें बोली जाती हैं कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसका मतलब है कि उसको पहली चीज़ तो अपना लिया गया, दूसरी चीज़ लागू कर दिया गया और तीसरी चीज़ जो थी महत्वपूर्ण थी, वो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भारतीय जनता के रूप में उसको स्वयं को सौंप रहे हैं उसी दिन। ठीक है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो हम देखते हैं कि इसके बाद इसको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसको लिपिबद्ध किसने किया था। तो देख लीजिए, इसको इटैलिक शैली में इसको लिखा जाता है। मूल रूप से जो संविधान है उसको इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा इस इटैलिक शैली में लिखा जाता है। मूल रूप से संविधान इसी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो हम एक महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं वो ये कि 22 जनवरी का ये वो दिन है जब संविधान को 22 जुलाई 1947 को, जो इसके प्रमुख तथ्य हैं मैं उनको बता रहा हूँ। 22 जुलाई 1947 को, मतलब जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस है उसके पहले, भारत में जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, उसके पहले 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रध्वज को स्वीकृति मिल जाती है। राष्ट्रध्वज जो अपनाने की जो डेट है वो 22 जुलाई 1947 है। इसके बाद चूँकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाता है और उसको आत्मार्पित कर लिया जाता है, उसको लागू कर दिया जाता है। बहुत से प्रावधानों को, पूरे प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है आधिकारिक रूप से। लेकिन जो संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में, PCS में भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा थोड़ा बताना। तो 24 जनवरी ये वो डेट है। 24 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 1950 इस दिन क्या क्या हुआ वो महत्वपूर्ण है। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं उनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। और क्या क्या प्रमुख फैक्ट हैं? इसी दिन राष्ट्रगान और इसी दिन राष्ट्रगीत, इन दोनों को भी संविधान सभा द्वारा अपना लिया जाता है। और 26 जनवरी हम जानते ही हैं, 26 जनवरी 1950 पूरी तरह से संविधान को भारत में लागू कर दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया हुई भारत के संविधान के निर्माण की, और ये 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया जाता है। और 1950 और इसके बाद 1951-52 तक भारत की संविधान सभा ने ही भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। और 1951-52 के आम चुनाव के बाद इसी को, संविधान सभा को संसद में पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया जाता है और संविधान सभा समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हमने पूरा संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान को पढ़ा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।